से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 4 दिवसीय बागेश्वर दौरे पर रहेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत भी आज से बागेश्वर में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण फिलहाल बागेश्वर में ही मौजूद हैं। वो आगामी 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही पार्टी के जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए विस्तृत कार्यक्रमों की रूपरेखा भी जारी की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, अगर 5 सितंबर की बात करें तो ये वो तारीख है जब बागेश्वर उपचुनाव में होने हैं और मतगणना इस दिन होगी। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज हमने देखे हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है जमीनी स्तर पर? देखिए दिव्या, चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के में तैयारियों का जो दौर है पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है। कांग्रेस के भीतर अगर बात करें तो बूथ कमेटियों का गठन किया जा चुका है। 670 न्याय पंचायतों पर कमेटियों का गठन किया जा चुका है। उसके साथ ही ब्लॉक और जिला स्तरीय कमेटियों का भी गठन किया जा चुका है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल से 4 दिवसीय दौरे पर भारतीय कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव, वो बागेश्वर में रहने वाले हैं। कल पूर्व सीएम हरीश रावत भी बागेश्वर में ही रहेंगे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। और कई मायनों में अगर देखा जाए तो बागेश्वर का चुनाव बेहद अहम है। अभी एक दिन के लिए देहरादून प्रवास पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा आए थे और यहाँ पर वो फीडबैक देके गए हैं कि कांग्रेस का एक अच्छा खासा माहौल बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार हो रहा है। उधर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश स्तर पर, देशव्यापी स्तर पर वोटर चेतना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 10,000 वोटरों को प्रत्येक विधानसभा में जोड़ने की जिम्मेदारी मिली है। और इसी के दृष्टिगत जो है बागेश्वर में भी उपचुनाव से पहले 10,000 वोटरों को जोड़ने की जिम्मेदारी जो है यहाँ पर तमाम नेताओं को दी गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अजय कुमार की माने तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले करीब 13 लाख जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उत्तराखंड में हैं उनसे वर्चुअल जो है संवाद किया था। और इसके साथ ही चूंकि 26 से लेकर 31 तारीख तक बूथ और शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान चालू हो जाएगा, तो संभवतः इसका लाभ जो है बागेश्वर उपचुनाव में भी मिलेगा, क्योंकि 5 दिन पहले ही हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नए वोटर्स को जोड़ेंगे। ये एक अनोखा अभियान है दिव्या, क्योंकि अमूमन जब 18 वर्ष कोई युवा या युवती पूरी कर लेते हैं तो उनके अंदर मतदान करने के लिए एक अलग ही उत्साह रहता है। ऐसे में वो बीएलए के चक्कर काटते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने निजात दिलाने का प्रयास किया है। अब घर घर जाकर लोगों को सूचना दी जाएगी कि फला केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वर्कर्स हैं वो नए मतदाता को वोटर लिस्ट में जोड़ने का काम कर रहे हैं। वोटर पहचान पत्र उनको दिलाया जाएगा। और इसके साथ ही इस पूरे अभियान की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार हैं, देवप्रयाग जो विधायक है विनोद कंडारी, उनको दी गई है। उसके साथ ही सहयोग की भूमिका में उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल और विकास परिहार को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही 19 अगस्त को अभी कुमाऊं संभाग में हल्द्वानी में एक महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है और 21 तारीख को गढ़वाल संभाग के देहरादून में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो चुकी है। 21 तारीख से लेकर यानी कि कल 26 तारीख तक टीमों का गठन किया जाएगा जो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर नए मतदाताओं को जोड़ने का काम करेगी। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी BLA 1 BLA 2 की नियुक्ति करेगी, जो सरकारी BLA के साथ मिलकर नए मतदाता को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान है, 31 तारीख तक ये अभियान चलेगा। तो निश्चित तौर पर बागेश्वर में भी हजारों की संख्या में नए वोटर जुटेंगे। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि ये सारे वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। हालांकि ये पूरा अभियान आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत है, लेकिन इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। उधर जो एक मित्र जो है दिव्या, क्योंकि हमेशा रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट ही बाई इलेक्शंस में चुनाव जीतता है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस हो या फिर भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का मसला हो, लाठीचार्ज का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर जनता का एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर कांग्रेस उपचुनाव में बाजी मारती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिखाई देगा। और यदि कम मार्जिन से भी हारती है तो ये भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक चुनौती के रूप में रहेगा कि विपक्ष में होते हुए भी और कम मार्जिन से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है। तो ये इम्तिहान की घड़ी है कांग्रेस के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आगामी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही तमाम नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जो लगातार जो है अपने अपने संसदीय क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत और नवप्रभात जो कि अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार हरिद्वार पर नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी पर, टिहरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए प्रीतम सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सजवाण को जिम्मेदारी दी गई है। ये लगातार जो है टिहरी में अपनी पकड़ बनाने में लगे हुए हैं। पौड़ी के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और मनीष खंडूरी को जिम्मेदारी दी गई है। अल्मोड़ा के लिए प्रदीप टमटा को जिम्मेदारी दी गई है। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी को भी उनके सहयोग की भूमिका में रखा गया है। नैनीताल की अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं और बागेश्वर उपचुनाव को भी जीतने की तैयारियां चल रही हैं। और 4 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरा कल से प्रदेश प्रभारी का रहेगा, जिसमें वो ब्लॉक अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ ही आगामी क्या कुछ कार्यक्रम उपचुनाव से पहले रहने वाले हैं कांग्रेस के, इसको लेकर जो है दिशा निर्देश जो है पार्टी के वर्कर्स को, बड़े नेताओं को देंगे। बिल्कुल रोहित, और यहाँ पर एक चीज दिलचस्प देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के केस में एक तीर दो निशाने हैं, क्योंकि एक अगर मतदाता बनाओ जो अभियान है उनका, उससे दो निशाने ये है कि पहले तो एक नए वोटर्स वो क्रिएट कर रहे हैं जो हो सकता है संभावित उन्हें वोट करें, और दूसरा इसी के जरिए वो तमाम जो अपनी योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इन सब के उलट कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस, ये कहा जा रहा है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि बहुत धीमी गति से चल रही है कांग्रेस, पेसअप करने की जरूरत है। तो शायद ऐसा लगता है कि विपक्ष में बैठने की कांग्रेस को आदत नहीं है, इसलिए विपक्ष का उतना जो अग्रेसिव मोड होता है वो नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल दिव्या, और जब तक एआईसीसी की तरफ से कोई बड़ा नेता उत्तराखंड नहीं आएगा तब तक ये जोश जो है पार्टी वर्कर्स में नहीं होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरे जोर शोर के साथ पार्टी वर्कर्स ने कांग्रेस का झंडा डंडा बुलंद किया था, लेकिन जो अप्रत्याशित हार हुई थी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को तोड़ते हुए बीजेपी ने पुनः जो है प्रदेश में सरकार बनाई। इससे कांग्रेस का जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं हताश है और निराश है। हालांकि बड़े लीडर्स जो है ज़रूर एआईसीसी के बड़े नेताओं से मिलते हैं, लेकिन जो पार्टी का वर्कर है, जो ग्रास रूट पे काम करता है, वो किसी बड़े नेता से मुखातिब नहीं हो पाता। जब तक एआईसीसी की तरफ से कोई बड़ा नेता उत्तराखंड नहीं आता और उनके साथ उनकी काउंसलिंग नहीं करता, तो तब तक ये समझा जा सकता है कि पार्टी वर्कर्स हताश और निराश स्थिति में ही रहेंगे। अब संभावना ये जताई जा रही है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सेकेंड फेज होगा और 10 दिन तक वो उत्तराखंड में रहेंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट जो है, जो कांग्रेस का जो यूथ विंग है, महिला विंग है, एनएसयूआई है, इनमें जोश भरने का काम करेगा। लेकिन फिलहाल बागेश्वर का उपचुनाव है, इससे कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उनकी तस्वीर किस रूप में होने वाली है। यदि चुनाव जीत जाती है कांग्रेस तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए एक अच्छी खुशखबरी कांग्रेस के लिए होगी, लेकिन अगर कम मार्जिन से भी हारती है तो यहाँ पर भी टक्कर वाली बात बीजेपी के समक्ष कांग्रेस रख सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात यहाँ पर की जाए रोहित, तो लगातार यहाँ पर वो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, बेरोजगारी हो और जो महंगाई है, ये तमाम मुद्दे हमेशा से स्टैग्नेंट रहे हैं, एक ही कंसिस्टेंसी रखी जा रही है। और इस बार ये भी दिलचस्प देखने को मिला है कि राष्ट्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उन्होंने एक तरीके से राज्य के नेतृत्व को इसकी कमान सौंप दी कि ये चुनाव आप लोग देखिए और आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो क्या कहा जाए, अगर इसमें हार होती है कांग्रेस की तो एक तरीके से यह कि ठीकरा आप पे फूटेगा, आप लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे, इसमें राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि एआईसीसी ने पीसीसी को अधिकृत किया था उपचुनाव के लिए और इसी के दृष्टिगत 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाएगी, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य, प्रदीप टमटा, ये तमाम नेता हैं। संगठन के भी तमाम बड़े नेताओं को इसमें जिम्मेदारी मिली है और पूर्ण रूप से प्रदेश प्रभारी के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं प्रभारी जो है उनका बदलाव होगा, नए प्रभारी आएंगे। लेकिन एक तरह से देवेंद्र यादव के समक्ष भी चुनौती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही 2022 का चुनाव लड़ा गया था, बाई इलेक्शंस भी उन्हीं के
नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इसकी गंभीरता को वो समझते हैं और इसीलिए ये 4 दिवसीय दौरा रहेगा, बेहद अहम रहेगा। पार्टी के जो निर्णायक कार्यक्रम है उनको उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। पूर्व सीएम हरीश रावत की क्या जिम्मेदारी रहेगी, प्रदीप टम्टा किस क्या रोल अदा करेंगे, यशपाल आर्य, गणेश गोदिया, प्रीतम सिंह, इन सब की क्या भूमिका रहने वाली है, इसको लेकर मार्गदर्शन देंगे और पूरा प्रयास होगा कि थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस जीत कर आए। अगर जीत भी नहीं पाती तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है बीजेपी के समक्ष कड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस रख सके, ताकि हाईकमान के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि हम विपक्ष में होते हुए भी रूलिंग पार्टी से कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं। ये एक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए अच्छे संकेत है। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।